संघ, मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद कयूम है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मिर्जा गालिब कॉलेज गया। मैं आप लोगों को ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ और मानवाधिकार के बारे में बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप लोग भी पढ़े होंगे, जाने होंगे। आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो 24 अक्टूबर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ शुरू हुआ था। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है, वह न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। शहर का नाम है मैनहट्टन। उसका यहाँ हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अभी वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, इसके 193 सदस्य हैं। 193 सदस्य हैं। और इस संगठन की जो है 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, 6 लैंग्वेज है जो जिस पर संघ काम करता है, जिसमें अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। इन भाषाओं का जो प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों के लिए करती है। इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के, वह एंटोनियो गुतेरस हैं। एंटोनियो गुतेरस इसके अध्यक्ष हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति है। इसके महत्वपूर्ण अंग भी हैं, इसके महत्वपूर्ण पार्ट्स भी हैं, जिसमें मुख्य पार्ट्स हैं जनरल असेंबली, जिसको आम सभा कहते हैं, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सेक्रेटारिएट है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यकालिक समिति के रूप में की गई थी, एक कार्यात्मक समिति के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतंत्रता, स्त्री दशा एवं मानवाधिकार संबंधी विषयों पर अपनी अनुशंसाएं प्रकट करना था। दिसंबर 1993 में महासभा ने, जनरल असेंबली ने मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति जवाबदेही निश्चित करने के लिए
मानवाधिकार को सुरक्षित करने के लिए, उसके प्रति जवाबदेही निश्चित करने के लिए एक उच्चायुक्त का पद सृजन किया, एक उच्चायुक्त के पद का निर्माण किया। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव तैयार किया। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने, इसमें 47 सदस्य थे, 47 देश थे इसमें शामिल। इसमें जब भी सदस्य की बात हो तो आप लोग एक ध्यान में रखिएगा कि कोई व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बल्कि 10 इसके देश हो। इसलिए जैसे ही कोई संख्या आवे, सदस्यों की संख्या आवे, तो देश को ही नजर में रखें, राज्य को ही नजर में रखें। तो इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार का स्थान ले लिया। लेकिन इस आयोग को 16 जून 2006 को समाप्त कर दिया गया तथा 19 जून 2006 को परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई। नई परिषद अस्थायी है, यानी नई परिषद जो बनाई गई वह परमानेंट है, अस्थायी है तथा प्रत्यक्ष रूप से महासभा के प्रति जो है अधीन है। यह महासभा जो जनरल असेंबली होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसी के अंतर्गत यह कार्य करती है। उसी के अधीन, उसी के देखरेख में यह कार्यों को संपादन करती है। यह कहीं भी और कभी भी किसी भी देश के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गहन विश्लेषण कर सकेगी। ये जो परिषद है सीमाओं में बंधी हुई नहीं है, ये किसी भी देश के किसी भी जगह में किसी भी समय मानवाधिकार से संबंधित गतिविधियों की या मानवाधिकार से संबंधित उल्लंघनों की जांच कर सकता है और प्रतिवेदन जो है मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप सकता है। अपना जो ड्राफ्टिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप सकता है। भारत भी, इंडिया भी मानवाधिकार परिषद का सदस्य है। परिषद के जो अध्यक्ष हैं, इस काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, वह जोआक्विन अलेक्जेंडर माजा माटले हैं। अभी इसके अध्यक्ष हैं सामाजिक एवं ये परिषद का जो है। इनको कई प्रकार के अधिकार से नवाजा गया है। इनको कई प्रकार के अधिकारों को इस परिषद को दिया गया है, जिसका हम लोग सिलसिलेवार रूप से अध्ययन करेंगे। सिलसिलेवार रूप से इसको हम लोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी भी छीने नहीं जा सकते। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार हैं। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया है। इस चार्टर में जितने भी मानवाधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए उसको 10 दिसंबर 1948 को एक्सेप्ट कर लिया गया। 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार कर लिया गया। इस घोषणा से राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। यानी ये जब सब घोषणा हो गया तो राष्ट्रों को इससे पता चला कि मानवाधिकार के बारे में और क्या क्या
प्रगति हुई है। मानवाधिकार के बारे में और क्या क्या बातें जोड़ी गई है और वे इस अधिकारों को अपने संविधान और अधिनियमों द्वारा मान्यता और क्रियान्वित करने लगे। माने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर ने जो मानवाधिकारों की घोषणा किया 10 दिसंबर 1948 को, उन घोषणाओं को अन्य जो देश है, अन्य जो कंट्री है, उसको अपने संविधानों में और अपने नियमों में उसको जोड़ने लगे। इस प्रकार से मानवाधिकार जो है अपने मूल उद्देश्यों की ओर अग्रसर होने लगा। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही सभा के सभी सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे इस घोषणा का प्रचार करें। विशेषतः विद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में इनके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और पाठन की व्यवस्था किया जाए। यानी जब सब अधिकारियों की घोषणा कर दिया गया कि मानव के और क्या क्या अधिकार होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर घोषणा किया गया कि जितने भी देश हैं, जितने भी मेंबर हैं इस संयुक्त राष्ट्र संघ के, वह अपने स्कूलों में, अपने विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में और संस्थाओं में, शिक्षण जितना भी प्रकार के शिक्षण संस्थाएं हैं, उन सभी में इसके प्रचार, प्रदर्शन और व्याख्या की व्यवस्था करें। यानी कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को या लोगों को बताएं कि आपके क्या क्या मानवाधिकार हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार के संबंध में कौन कौन सी बातें बताई है। इसको स्कूल में पढ़ाने के लिए और विश्वविद्यालय के सिलेबस में शामिल करने के लिए देशों को कहा गया और अन्य देशों ने इन बातों को स्वीकार भी किया। सर्वराष्ट्रीय मानवाधिकार पत्र की धारा, सर्वराष्ट्रीय मानवाधिकार पत्र की धारा 1 और 2 में कहा गया है कि सभी मनुष्य जो है जन्म से स्वतंत्र है। यानी चार्टर की जो धारा 1 और 2 है, उसमें कहा गया कि सभी मनुष्य जो है जन्म से स्वतंत्र हैं और प्रत्येक मनुष्य को समान प्रतिष्ठा और अधिकार प्राप्त है। समान प्रतिष्ठा और अधिकार प्राप्त है। अतः प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने का अधिकारी है। यानी कि मनुष्य जो है जन्म से स्वतंत्र है और प्रतिष्ठा भी सभी को समान रूप से प्राप्त है। सभी जन्म से ही प्रतिष्ठित हैं और जन्म से ही स्वतंत्र हैं। इसलिए जितने तरह के भी अधिकार हैं, जितने तरह की भी स्वतंत्रता है, वह सभी को मिलनी चाहिए। उससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है, उससे किसी को खाली नहीं रखा जा सकता है। इसमें उन्हें किसी भी प्रकार के न जाति के आधार पर भेदभाव होगा, वर्ण के आधार पर, वर्ण मतलब रंग के आधार पर, काला या गोरा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भाषा के आधार पर किसी भी लैंग्वेज का रहे उस आधार पर स्वतंत्रता और समानता का उल्लंघन नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा, राजनीति के आधार पर नहीं होगा, राष्ट्रीयता मतलब किसी भी देश के नागरिक हो उस आधार पर भी उनको इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। सामाजिक उत्पत्ति के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पद प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
इनमें से किसी भी प्रकार के किसी भी कॉज को लेकर किसी भी प्रकार के अधिकारों का वंचित नहीं किया जा सकता है। नंबर 3 में कहा गया कि किसी व्यक्ति को दास बनाकर नहीं रखा जा सकता, यानी किसी व्यक्ति को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता है। और दास्ता और दासों के क्रय विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि पहले जो है खरीद बिक्री भी होती थी, व्यक्तियों को गुलाम के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। उस पर भी इस चार्टर के आधार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। मानव तस्करी को और खरीद बिक्री को गुलाम बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक यंत्रणा नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक यंत्रणा मतलब फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाएगा और न अमानवीय व्यवहार किया जाएगा और न उसको अपमानित किया जाएगा और न अपमानजनक दंड दिया जाएगा। नंबर 5 में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को संसार के प्रत्येक भाग में कानून की दृष्टि से समान अधिकार दिया गया है। नंबर 6 में कहा गया कि कानून की दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और बिना किसी प्रकार के भेदभाव के उन्हें कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, यानी कि कानून के नजर में सब समान है। कानून के नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है और कानून सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है और सभी व्यक्ति को किसी भी मामले में, किसी भी मुकदमेबाजी में समान रूप से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे देश के लोग कहीं जाकर जाने अनजाने या फिर जानबूझकर या फिर ऐसे भी कानून के पचड़े में पड़ जाते हैं, तो उनको वहाँ जो है उनके विचारों को जाने बिना एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा सुनवाई नहीं की जा सकती है, बल्कि अगर उसके पास वकील रखने का क्षमता नहीं है, वकील रखने का साधन नहीं है, वकील रखने के लिए आर्थिक मजबूरी है, तो उस देश का दायित्व बनता है कि वह उसे कानूनी संरक्षण दे, यानी कि उसको वकील भी मुहैया कराए, वकील की भी सुविधा दे, अधिवक्ता की भी सुविधा दे, और तब वह दोषी होगा तब उसको सजा दिया जाएगा, यानी कि उसको भरपूर मौका दिया जाएगा अपनी बातों को रखने के लिए, अपने को निर्दोष साबित करने के लिए। विधान या कानून से प्राप्त मौलिक अधिकारों का अपहरण होने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार संपन्न राष्ट्रीय न्यायालयों में जाने का अधिकार है। यानी विधान मतलब कानून, विधान मतलब असेंबली, और कानून से जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी कि कानून के द्वारा जो आपको मौलिक अधिकार दिया गया है और संविधान के द्वारा जो आपका मौलिक अधिकार दिया गया है, संविधान में सम्मिलित है मौलिक अधिकार। ये केवल भारत की ही बात नहीं, मतलब संपूर्ण देश के बारे में बोला जा रहा है। दुनिया में जितने भी देश मौजूद हैं उन सभी के बारे में बोला जा रहा है कि ये कानून के द्वारा और संविधान के द्वारा जो उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं,
उन सभी को बिना अपहरण किए हुए उन अधिकारों को अगर कोई छीनता है या अपहरण करने की कोशिश करता है, तो जिनके अधिकारों का अपहरण हो रहा है, जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है, जिनके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, उसको यह पूरा अधिकार है कि वह जो है अधिकार संपन्न राष्ट्रीय न्यायालयों में अपनी बात रख सके। यानी अधिकार संपन्न यानी सक्षम न्यायालय, जो जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है वह मामला। अगर अधिकार क्षेत्र में आता है सिविल कोर्ट के, तो वह सिविल कोर्ट में जाएगा। अगर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जाएगा। और अगर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के वह मामला सुप्रीम कोर्ट का बनता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये अधिकार जो है उसको प्राप्त है। नंबर 8 है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार और नजरबंद नहीं किया जा सकेगा और न उनको निष्कासित किया जा सकेगा। मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिना कारण बताए आप कानून किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसके लिए उसको उचित कारण की आवश्यकता है। नजरबंद नहीं किया जा सकता है, यानी किसी खास जगह पर उनको कैद नहीं किया जा सकता है और निष्कासित नहीं किया जा सकता है। यानी एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक देश से दूसरे देश में जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता है कि आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, आप वहां जाइए, या आप यहाँ रहने लायक नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता है। उनको इस अगर कोई आरोप है तो उन आरोपों को कानून के नजर से ही समाधान उसका निकाला जा सकता है। कानून के नजर से ही उसको सुनवाई हो सकती है। नंबर 9 में कहा गया है कि आरोप और अभियोग की जांच तथा अधिकार और कर्तव्यों का निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधीशों द्वारा उचित और खुले रूप से कराने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा। यानी किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का आरोप लगा है या किसी भी प्रकार का मुकदमा हुआ है तो उसकी जांच होगी, उसके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्णय लिया जाएगा कि उसके अधिकार क्या थे, उसके कर्तव्य क्या थे, और तब स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधीशों द्वारा उचित और खुले रूप से उसकी सुनवाई करके और तब उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, या वह दंड के योग्य नहीं है तो उसको रिहा किया जा सकता है। नंबर 10 में कहा गया है कि खुली अदालत में मुकदमा चलाकर सजा मिले बिना, जिसमें उसे अपने बचाव की सभी आवश्यक सुविधाएं दी गई है, और जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। यानी सिर्फ मुकदमा हो जाने से किसी व्यक्ति को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सिर्फ केस हो जाने से किसी व्यक्ति को आप अपराधी नहीं कह सकते हैं, जब तक कि मुकदमा चलाकर और उसे अपने बचाव का मौका देकर उसे अपने बचाव के लिए भरपूर अवसर प्रदान, जब तक भरपूर अवसर की सुविधा नहीं दी जाएगी और उसके बाद वह अपराध उसका लड़ता है, तब आप उसको अपराधी कह सकते हैं। अन्यथा उसको सिर्फ मुकदमे के आधार पर आप उसको अपराधी नहीं ठहरा सकते हैं। आगे 11 में कहा गया है कि किसी को एकांत जीवन
परिवार, घर या पत्र व्यवहार के मामले में अनुचित हस्तक्षेप न किया जा सकेगा और न उनके सम्मान और प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार का कुठाराघात किया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति एकांत जीवन व्यतीत करना चाहता है, जो व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उसके परिवार को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। घर या पत्र व्यवहार के मामले में अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया जा सका कि आप यहाँ घर नहीं बना सकते हैं, आप यहाँ घर नहीं बना सकते हैं, या फिर पत्र व्यवहार, आप यहाँ चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं, या आप वहाँ चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं, लेटर नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार से हस्तक्षेप जो है, इंटरफेरेंस, सरकार और समाज द्वारा ऐसा करना अपराध होगा और यह उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर इस तरह की जो कार्रवाई होगी तो उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर कुठाराघात समझा जाएगा, उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर इसको हमला माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य के सीमा के अंदर, नेक्स्ट 12 में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य के सीमा के अंतर स्वेच्छा पूर्वक कहीं भी आने जाने और बसने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी जैसे भारत है तो भारत के कई राज्य हैं, कई इकाई राज्य हैं, तो किसी भी राज्य के व्यक्ति को किसी भी राज्य में आने और जाने के लिए स्वतंत्र है, वह व्यक्ति आने और जाने के लिए स्वतंत्र है और केवल आने जाने के लिए नहीं बल्कि बसने के लिए भी स्वतंत्र है, वहां अपने आवास को बनाने के लिए भी स्वतंत्र है। ये सारी बातें जो है संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौम घोषणा पत्र में कहा गया। नंबर 13 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए, यानी अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए दूसरे देशों में जाने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है या उसके साथ क्रूरता हो रहा है या उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो वह उस देश के अलावे उस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में भी शरण ले सकता है, किसी दूसरे देश में भी वह शरण मांग सकता है। यह उसके मौलिक अधिकार में या उसके मानवाधिकार में शामिल है। लेकिन वह मामला जो है अराजनीतिक हो, उसका जो मामला हो वह अराजनीतिक हो, राजनीतिक नहीं। राजनीतिक व्यक्तियों को जो राजनीतिक रूप से दोषी है उनके लिए यह सुविधा नहीं है। अराजनीतिक मामलों के कानूनी अपराधी होंगे। जो लोग यूएनओ के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रतिकूल होंगे उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट 14 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का नागरिक बनने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको यह अधिकार है कि वह किसी न किसी देश का नागरिकता प्राप्त करें। यानी नागरिकता जो है, नागरिकता प्राप्त करने का जो अधिकार है वह लोगों के मानवाधिकार में शामिल है।
इससे कोई भी देश इनकार नहीं कर सकता है, बशर्ते कि वह जिस देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उसके जो नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं, उस देश के नागरिकता प्राप्त करने के जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं का वह पालन करे, उन मानकों को वह पूरा करे। कोई व्यक्ति राष्ट्रीयता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और ये सिर्फ राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार इसमें ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि उससे आगे भी एक अधिकार और मिला हुआ है राष्ट्रीयता के संबंध में, कि राष्ट्रीयता बदलने का अधिकार भी है। यानी कि अपने देश की नागरिकता त्याग कर, अपने देश की राष्ट्रीयता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता प्राप्त करने का जो अधिकार है वह भी लोगों को प्राप्त है, वह भी लोगों को चार्टर के अनुसार मिला हुआ है। यानी कि आप अपने देश के नागरिकता को छोड़कर, अपने देश के नागरिकता को त्याग कर अन्य किसी और देश के भी नागरिकता को आप प्राप्त कर सकते हैं, उनके मानकों के अनुसार, उनके नियमों को पालन करके। नेक्स्ट 15 में कहा गया है कि विवाह और परिवार का अधिकार, यानी वयस्क महिला और पुरुषों को विवाह करने का अधिकार प्राप्त है और परिवार बसाने का भी अधिकार प्राप्त है। इसको भी राष्ट्र की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, इसको भी राष्ट्र की परिधि में नहीं रखा जा सकता है। नंबर 16 में कहा गया है कि संपत्ति रखने का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको भी मानवाधिकार की श्रेणी में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि सभी को उचित रूप से, संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त है। वैधानिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को किसी भी सरकार या समाज द्वारा अनुचित तरीके से छीना नहीं जाएगा, अनुचित तरीके से उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा। नंबर 7 में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। धर्म के मामले में उपासना के मामले में लोगों को स्वतंत्र किया गया है, यानी कि धर्म को बदलने का अधिकार, दूसरे धर्म को अपनाने का अधिकार, वर्तमान धर्म को छोड़ने का अधिकार और दूसरे धर्म को मानने का अधिकार, उपासना स्थलों के निर्माण का अधिकार, उपासना स्थल में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब जो है अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। धर्म को बदलने के साथ साथ धार्मिक स्थलों के निर्माण का भी अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। इससे भी किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। इस
और यह जो है हर जगह हर देश के लोगों पर लागू है। दुनिया में जितने भी देश हैं, दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, वो सब पर लागू है। इससे कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। नेक्स्ट कहा गया है कि विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को सामने रखने की स्वतंत्रता, यह दिया गया है इसमें। किसी भी समस्या पर, किसी भी विषय पर, किसी भी मामले पर अपने विचारों को प्रकट करने का जो अधिकार है वह सभी को प्राप्त है। इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके जो विचार हैं वह मर्यादित भाषा में हो, वह शोभनीय भाषा में हो, न कि अमानवीय भाषा में, न कि अन्य आपत्तिजनक भाषा में। तो इस प्रकार से यूएन के चार्टर में मानवाधिकारों की बातें की गई है। इसमें संगठन बनाने का अधिकार भी शामिल है, अपने धर्म के अनुसार या फिर अपने विचार के अनुसार, अपने सिद्धांतों के अनुसार किसी भी प्रकार का संगठन बनाने का भी अधिकार इसके अंतर्गत प्राप्त है। तो इसमें और भी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोगों को। इसमें और भी अभी बाकी है बताना। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ और मानवाधिकार में क्या संबंध है, और संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार के संबंध में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड किया है, उसके बारे में और भी बताना बाकी है। आप लोगों को इसी प्रकार इसमें 4 पेपर पढ़ना है। ये भी जैसे आप लोग सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में 80-80 नंबर का चारों पेपर दिए, उसी अनुसार इसमें भी आप लोगों को 4 पेपर देना है, और चारों पेपर में से 20 जो है वह आपका इंटरनल एग्जाम का होगा। इस प्रकार आपका 400 का इसमें पढ़ना है। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ सर आ रही है हेलो। आवाज। हाँ सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। तो जिस प्रकार आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में दिए ना, उसी अनुसार इसमें भी सेम टू सेम है। और जब 4th सेमेस्टर में जाइएगा तो उसमें आपका 4 पेपर उसमें भी होगा। और कुल इसमें भी 4 ही है। जैसे आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं सेमेस्टर 2 में, वैसे ही सेमेस्टर 3 में भी आप लोगों को पढ़ना है। आज जो थोड़ा सा लेट हुआ उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, शुरू था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो और भी किसी भी प्रकार का कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और बाद में हमको फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन से भी कुछ पूछ सकते हैं। आप लोगों को इसमें 4 पेपर पढ़ना है, जिसमें आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, ह्यूमन राइट्स है, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया है विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार है। ये सारे पेपर आपको इसमें पढ़ने हैं। और भी जो टीचर्स हैं आपको दूसरा पेपर पढ़ाएंगे, हम आपको ह्यूमन राइट्स ही अभी पढ़ाएंगे। ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं उसको हम आपको सिलसिलेवार रूप से बताने का
प्रयास करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे आप लोगों को, और कल भी दूसरे टीचर आपको एक क्लास लेंगे। थैंक्स। सर डाउट के लिए भी अलग से क्लास रखिएगा क्लास के बाद? जी बाबू, बोल रहे डाउट सेशन। डाउट सेशन सर क्लास के बाद 5 मिनट का रखा जाए, जिसमें मतलब सवाल जवाब हो सके। पूछिए। जैसे आईसीजे का मामला जो अभी कुछ कुलभूषण यादव का मामला जो फंसा हुआ है, केस जो पेंडिंग अभी चल रहा है, हाँ जी, उसमें जी, तो जी। उसमें तो मुझे जैसे कि मानवाधिकार का साफ साफ मतलब कि ऐसा लग रहा है कि उल्लंघन हो रहा है ना सर। जैसे कि उसकी फैमिली, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसकी फैमिली को उससे मिलने में काफी। इसीलिए बाबू जो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, जो हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट है, वह यूएनओ के अंतर्गत ही आता है, हाँ हाँ बिल्कुल। और उसमें उसकी सुनवाई चल रही है। हाँ हाँ वो तो मैंने भी लेकिन रिपोर्ट किया था। ये तो पाकिस्तान की अड़ंगेबाजी है कि बार बार मामला को किसी न किसी प्रकार से अटका दे रहा है। अटकाता है हम्म, ऐसे। क्योंकि ये तो जितना साफ साफ मानवाधिकार का तो घोर उल्लंघन हो रहा है ना। बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और कोई सवाल था? और सर जिनेवा प्रोटोकॉल का भी तो फॉलो नहीं हो रहा है ना। जिनेवा प्रोटोकॉल या वियना प्रोटोकॉल था देखिए, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा मुझे। ऐसा है ना बाबू, ये जब हाँ जब जो 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 न्याय करने वाला है, हाँ सर। जो न्याय करने वाला है, उसकी नियत सही नहीं है, तो किसी भी प्रकार की संधि या किसी भी प्रकार के समझौता का उल्लंघन हो सकता है, जी और जी वही अभी हो तो। रहा है। और सर अगर आप किसी मामले को सुलझाना नहीं चाहते हैं, अगर किसी मामले को आप अटकाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कई प्रकार के रीजन। दुरुपयोग करने वाले हथियार होंगे। जी सर। और अगर कोई चीज को सोल्व करना चाहते हैं तो 2 मिनट में हो जाएगा, अगर नहीं सोल्व करना चाहते हैं तो 200 वर्षों में भी नहीं हो सकता। जी जी सर। और यही नीति है उसकी, पाकिस्तान की, कि किसी भी प्रकार से इसको लंबा खींचते चले जाए। नियत की बात है यहाँ पर, और कोई मामला नहीं, नियत की बात है। जैसे हम और आप किसी भी प्रकार के 10 पॉइंट पर समझौता कर ले, और लेकिन उसको फॉलो करेंगे तब ना उसका मान रहेगा। जी सर। बिना फॉलो के तो किसी का कुछ उद्देश्य नहीं है। हाँ, हम नियम बना दिए कि चप्पल उतार के, जूता उतार के अंदर आना है, लेकिन हम ही फॉलो नहीं करेंगे। तो जितने भी संधियां और जितने भी समझौते होते हैं, वह उस फॉलोवर पर निर्भर करता है कि उसको किस रूप में उसको लेता है, किस रूप में उसको एक्सेप्ट करता है। अटकाना चाहते हैं मामला को तो उसका कोई अंत नहीं है, जी और बिल्कुल। सोल्व करना चाहते हैं तो रास्तों की कमी नहीं है, मार्गों की कमी नहीं है। जी सर। और इसको कौन नहीं जान रहा है कि कुलभूषण जाधव वाला में मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा है, कौन नहीं जान रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि वर्तमान आप इसमें परिस्थिति। देखिए ना, इसमें जो हुआ आपका, जो हमारे इंडिया में हुआ, वो जो फांसी हुई अभी निर्भया कांड वाला में। जी बिल्कुल। हाँ। निर्भया कांड वाला में क्या हुआ, देख रहे हैं तो वकील क्या कर रहा था, बार बार कानून के मजबूरियों का फायदा उठा रहा था, हाँ बार कानून बार का मामले गलत। को बढ़ा रहा था। वही चीज इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। अब तो मतलब कि भारत का भी तो उसमें सर आईसीजे में मतलब कि जस्टिस नियुक्त हो गए हैं ना। उनका सालवे नाम। साल हाँ साल्वे जी। हम्म। देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है मेरे ख्याल से। वो तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो कुछ न कुछ उसका निराकरण निकालेगा ही। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इतना कमजोर रहता, या मानवाधिकार इतना कमजोर रहता ना, तो अब तक मतलब उसका दूसरा रूप भी हो जाता वहां। लेकिन इतना आसान नहीं है कि किसी को आप बिना बिना
उचित कारण कि आप समाप्त कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी चलेगा अभी, लेकिन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सर मतलब कि इसका एक मतलब कोई एक टाइम टेन्योर सेट किया जाता कि मतलब ये कोई इसको मतलब 2 वर्षों में या 1 वर्षों में या 3 वर्षों में, मतलब कोई भी एक समय निर्धारित करके इस केस को नहीं पेंड ये मतलब कि लड़ा जा सकता। ऐसा अगर रहता ना, तो जी ऐसा सर। रहता तो इस पॉइंट को भारत के जो न्यायाधीश हैं वह हाईलाइट करते ना। तो मतलब मेरा मतलब व्यू है सर कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, मतलब ऐसा होता तो मेरे ख्याल से केस काफी जैसे बिल्कुल कि इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो किसी मामले को समय रहते निष्पादन हो सकता है। क्योंकि जुडिशरी में जितने केस है उस हिसाब से चीफ जस्टिस नहीं है, मतलब उसके केस काफी पेंडिंग चला जा रहा है और मामला बहुत कम जो है कि जिसका ये निराकरण हो पा रहा है। हाँ, तो इसको एक देश का मामला नहीं है, जब तक इसमें जो मजबूत मजबूत देश है वह पहल नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार के कोई कानून बनेगा तभी ना उस पर इम्प्लीमेंट होगा। जब तक जो जी जो सर। जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है और रसिया है, ये सब इस ओर ध्यान देंगे और इस एक टाइम टेबल बनाएंगे तभी ना कि इस टाइम टेबल में किसी भी मामले को डिस्पोजल कर देना तभी ना होगा। और एक क्वेश्चन था सर कि जैसे कि अभी मतलब कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को लेकर बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही है कि भारत को मतलब कि यूएन में 5 मेंबर, जैसे कि अभी 5 परमानेंट 5 मेंबर है हाँ उसके हाँ हाँ मेंबरशिप बढ़ाया जाए, या फिर भारत को कैसे भी करके मतलब इसको इसकी सारी मतलब माने शर्तें पूरा करता है भारत तो इसको भी सदस्य बनाया जाए। इसके ख्याल में मतलब इसके बारे में क्या है इसका अच्छा निर्णय होगा सर? देखिए, उसमें क्या है ना बाबू कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थाई मेंबर हैं, ठीक है, जी सर। जिसको राइट टू वीटो प्राप्त है, हम्म। निषेधाधिकार का प्राप्त है। यानी कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामले में अगर एक पक्ष, एक व्यक्ति, एक देश तैयार नहीं होगा तो वह मामला डिस्पोजल नहीं होगा। तो उसी में भारत जो है सभी योग्यता रखता है उसमें ये जाने का, सिक्योरिटी यस। काउंसिल के मेंबर बनने का। लेकिन अन्य जो देश है, जैसे जो चाइना है, वो यस कभी सर। नहीं चाहता है कि भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल में जाए, वो बराबर उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देता है और उसके वजह से भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं जा पा रहा है। तो भविष्य में मतलब कि इसका मेंबरशिप बढ़ाया जाएगा या नहीं सर, मतलब इसका क्या कयास लगाया जा सकता है? क्या से क्या लगाइएगा, बढ़ाया, भारत तो प्रबल दावेदार है। अन्य कंट्री के बारे में तो हम नहीं बोल सकते, भारत तो एकदम हर योग्यता को पूरा करता है, हर जैसे कि अफ्रीकन महाद्वीप से एक भी नहीं है, एशिया महाद्वीप से। अभी अभी बता रहे हैं आपको कि अभी अभी इंडिया से स्ट्रांग उसमें जाने के लिए कोई नहीं है। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है बाबू, थैंक ठीक यू है। सर। ठीक, थैंक यू।